कल्पना कीजिए एक ऐसी दवा जो कैंसर जैसी भयानक बीमारी को हराने की पूरी ताकत रखती है। विज्ञान का एक सच्चा चमत्कार जो आज इसी वक्त हमारे बाजार में मौजूद है। हाँ बिल्कुल, और ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये आज की सच्चाई है। सही कहा। लेकिन अगर दुर्भाग्य से किसी को इसकी जरूरत पड़े तो सबसे बड़ी संभावना यही है कि वो इंसान इस दवा को कभी हासिल ही नहीं कर पाएगा। मतलब कैंसर उसे बाद में मारेगा, सिस्टम उसे पहले हरा देगा। देखिए, ये एक बहुत ही डरावनी लेकिन एकदम सच्ची तस्वीर है। हम अक्सर मानते हैं ना कि मेडिकल साइंस में असली लड़ाई सिर्फ बीमारी का इलाज खोजने तक ही होती है। हाँ बिल्कुल, जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एक बहुत ही सटीक और साफ तस्वीर उभरती है। जैसे अगर हड्डी टूट जाए तो एक्सरे मशीन में एक टेढ़ी मेढ़ी सफेद लकीर दिख जाती है। सही बात है। और डॉक्टर सीधे उसकी तरफ इशारा करके बताते हैं कि समस्या क्या है। मतलब या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, एकदम साफ साफ। इंसान का स्वभाव ही कुछ ऐसा है। हमें ऐसी चीजें पसंद हैं जिन्हें देखा जा सके, जिन्हें एक निश्चित श्रेणी में रखा जा सके। इससे ना एक तरह का सुकून मिलता है कि कम से कम समस्या तो स्पष्ट है। हाँ, लेकिन जब हम आधुनिक ऑन्कोलॉजी और इन जीवन रक्षक दवाओं की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो अचानक वो एक्सरे मशीन जैसे काम करना बंद कर देती है। एकदम सही कह रही हैं आप। वहां चीजें इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। एक ऐसा डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट परिदृश्य सामने आता है जो बहुत ही धुंधला और जटिल है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय बिल्कुल यही उलझन है। हम बात कर रहे हैं कीट्रूडा की, जिसे वैज्ञानिक भाषा में पेम्ब्रोलिजुमैब कहा जाता है। जी, पेम्ब्रोजिलुमैब। इसे मेडिकल साइंस में किसी लाइफ सेविंग चमत्कार से कम नहीं माना जाता। और आज हमारा सोर्स मटेरियल है द इंडियन एक्सप्रेस की कैंसर कैलकुलस सीरीज की एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। इस दवा के काम करने के तरीके को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम इसके असली महत्व को आंक सकते हैं। देखिए, जो पारंपरिक इलाज होते हैं जैसे कीमोथेरेपी, वो एक तरह से पूरे जंगल में आग लगाने जैसा है। पूरे जंगल में आग लगाने जैसा, मतलब सब कुछ जला देना। हाँ बिल्कुल, वो कैंसर सेल्स को तो मारता ही है, लेकिन साथ में शरीर की अच्छी और स्वस्थ कोशिकाओं को भी पूरी तरह नष्ट कर देता है। अच्छा, यानी मरीज बीमारी से तो लड़ता ही है, साथ ही इलाज के साइड इफेक्ट से भी टूट जाता है। ठीक कहा। लेकिन कीट्रूडा ना एक इम्यूनोथेरेपी है। इसे आप शरीर के इम्यून सिस्टम को दिया गया एक स्नाइपर कह सकते हैं। स्नाइपर, जो सिर्फ अपने टारगेट पे निशाना लगाता है। जी हाँ, ये कैंसर सेल्स के ऊपर मौजूद एक खास प्रोटीन को ब्लॉक करता है, जिससे हमारा अपना इम्यून सिस्टम कैंसर सेल्स को पहचान कर सिर्फ उन्हें ही चुन चुन कर खत्म करने लगता है। ये शरीर की अपनी रक्षा प्रणाली को ही फिर से जगाने का काम करता है। अरे वाह, ये तो वाकई किसी विज्ञान कथा जैसा लगता है। लेकिन आज का हमारा मुख्य मुद्दा इसका विज्ञान नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारी आज की चर्चा का उद्देश्य ये समझना है कि एक ग्लोबल बेस्ट सेलर दवा जो अनगिनत जानें बचा सकती है, वो भारत में अधिकांश मरीजों की पहुंच से पूरी तरह लॉक क्यों है। विज्ञान ने अपना काम कर दिया है, दवा मौजूद है, लेकिन फिर भी ये उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम उन तमाम वित्तीय और नौकरशाही बाधाओं का विश्लेषण करेंगे जो इस संजीवनी को मरीजों तक पहुंचने से रोकती हैं। विषय की गंभीरता और जटिलता को देखते हुए चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इस पूरी स्थिति को समझने की शुरुआत हमें किरण पेशेंट एक्सेस प्रोग्राम से करनी होगी। कागजों पर जब आप इस प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे तो ये बहुत ही नेक इरादे से बनाया गया लगता है। अच्छा? हाँ, इसका मूल उद्देश्य उन मरीजों की आर्थिक मदद करना था जो इस बेहद महंगी दवा का खर्च नहीं उठा सकते। एक मिनट, अगर कोई प्रोग्राम मदद के लिए बना है तो वो बाधा कैसे बन सकता है? जहां तक मैंने रिपोर्ट में पढ़ा है, ये प्रोग्राम बाय 5 गेट फ्री यानी 5 खरीदो मुफ्त पाओ के मॉडल पर काम करता है। किसी भी आम इंसान को ये बाय 1 गेट 1 जैसा एक शानदार ऑफर ही लगेगा। तो इसमें समस्या कहाँ है? समस्या इसके गणित में छुपी है। सुनने में ये किसी रिटेल स्टोर का ऑफर लगता है, लेकिन जरा हकीकत देखिए। इस दवा के सिर्फ एक वायल यानी एक डोज की कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। 3 लाख रुपए सिर्फ एक डोज के लिए? जी हाँ। अब जरा उस शानदार ऑफर का हिसाब लगाइए। बाय 5 का सीधा सा मतलब है कि मरीज को पहले 5 वायल की पूरी कीमत अपनी जेब से देनी होगी। बाप रे। यानी मुफ्त डोज पाने के लिए योग्य होने से पहले ही एक परिवार को 15 लाख रुपए का एडवांस खर्च करना पड़ता है। 15 लाख?
ये तो किसी ऐसे एक्सक्लूसिव क्लब की तरह हो गया जहां मुफ्त की सुविधाएं पाने के लिए पहले एंट्री फीस के रूप में आपको अपनी जिंदगी भर की बचत लगानी पड़े। भारत में ऐसे कितने परिवार होंगे जो अचानक से 15 लाख रुपए नकद निकालकर मेज पर रख सकें? बहुत कम लोग इसके लिए अपने घर गिरवी रख देते हैं, अपनी पुश्तैनी जमीनें बेच देते हैं, या फिर ऐसे भारी कर्ज के जाल में फंस जाते हैं जिससे वे पीढ़ियों तक नहीं निकल पाते। लेकिन यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि ये प्रोग्राम एक बहुत बड़े वर्ग को पूरी तरह से अनदेखा कर देता है। अनदेखा कर देता है? वो कैसे? रिपोर्ट इसे मिसिंग मिडल की समस्या कहती है। ये मिसिंग मिडिल क्या है? क्या इस प्रोग्राम में कोई आय सीमा तय की गई है? हाँ, इस प्रोग्राम के नियम बेहद कड़े हैं। अगर किसी परिवार की संयुक्त आय 25 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक है, या फिर उनका हेल्थ इंश्योरेंस कवर 25 लाख से ज्यादा का है, तो उन्हें इस प्रोग्राम से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। उच्च मध्यम वर्ग में आते होंगे, लेकिन 26 लाख रुपए साल का कमाने का ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है कि उनके बैंक खाते में 15 लाख रुपए फालतू पड़े होंगे जो वे रातों रात अस्पताल को दे सकें। यही तो इस नीति की सबसे बड़ी खामी है। सिस्टम की नज़र में वे पूरी तरह से सहायता पाने के लिए काफी गरीब नहीं माने जाते, और हकीकत में वे अपनी जेब से लाखों रुपए का खर्च उठाने के लिए काफी अमीर भी नहीं होते। यानी वे बस बीच में लटक जाते हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। ये एक ऐसी वित्तीय खाई है जिसे पार करना एक नौकरी पेशा परिवार के लिए नामुमकिन सा है। बिल्कुल, और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि कोई परिवार किसी तरह अपना सब कुछ दांव पर लगाकर रिश्तेदारों से मांगकर 15 लाख रुपए का इंतजाम कर भी लेता है। आपको क्या लगता है, इसके बाद रास्ता आसान हो जाता है? पैसा दे दिया तो दवा तो मिल ही जानी चाहिए, इसमें अब क्या अड़चन हो सकती है? काश ये इतना सीधा होता। पैसा तो सिर्फ पहला दरवाजा है। असल दुस्वप्न तो इसके बाद शुरू होता है, कागजी कार्रवाई का दुस्वप्न। किरण प्रोग्राम का एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्सा किसी बुरे सपने से कम नहीं है। कागजी कार्रवाई तो हर जगह होती है। अस्पताल में फॉर्म्स भरना कौन सी नई बात है? ये सिर्फ 1-2 फॉर्म भरने की बात नहीं है। देखिए, आइए एक काल्पनिक परिवार का 30 दिन का टाइमलाइन देखते हैं। मरीज अस्पताल के बिस्तर पर है, कैंसर से लड़ रहा है। हर एक इन्फ्यूजन के लिए डॉक्टरों को एक विस्तृत फॉर्म भरना पड़ता है, उस पर अपने हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, स्टैंप लगाना पड़ता है। अच्छा, और फिर मरीज के ओरिजिनल आईडी कार्ड स्कैन करके फार्मा कंपनी को ईमेल करने पड़ते हैं, हर एक डोज के लिए। रुको, हर डोज के लिए? अगर किसी को साल भर ये दवा चलनी है तो क्या हर बार यही प्रक्रिया दोहरानी होगी? हर बार। और अगर स्कैन की गई कॉपी में कोई छोटी सी भी क्लैरिकल गलती हो, कोई नंबर साफ ना दिख रहा हो, या डॉक्टर अपना स्टैंप लगाना भूल गया हो, तो दवा तुरंत रोक दी जाती है। लेकिन फार्मा कंपनी ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या उनका मकसद मरीज को दवा देना है, या फिर नियमों को इतना जटिल बना देना है कि इंसान खुद ही हार मान ले? मतलब इस क्रूरता के पीछे का तर्क क्या है? तर्क है पैसे का डर। जैसा कि हमने बात की, एक वायल 3 लाख रुपए का है। फार्मा कंपनियों को सबसे बड़ा डर आर्बिट्राज और ब्लैक मार्केट का होता है। ब्लैक मार्केट? वो कैसे? उन्हें लगता है कि कोई मरीज सब्सिडाइज्ड रेट पर या मुफ्त में दवा लेकर उसे बाहर ब्लैक मार्केट में 2 लाख रुपए में न बेच दे। इसलिए वे एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर की तरह नहीं, बल्कि एक पुलिसिंग एजेंसी की तरफ बर्ताव करने लगते हैं। तो वे मरीज को पहले से ही एक धोखेबाज मानकर चलते हैं। ये तो पूरी तरह से अमानवीय है। और सुनिए, ये प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती। जब सारे कागजात मंजूर हो जाते हैं ना, तब अस्पताल में दवा रिलीज होने से पहले फार्मा कंपनी का एक डिलीवरी एजेंट खुद वहां आता है। डिलीवरी एजेंट? हाँ, वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और आईडी कार्ड्स को अपनी आंखों के सामने वेरीफाई करता है। ये तो दवा कम और कोई न्यूक्लियर कोड ज्यादा लग रहा है। एक कैंसर के मरीज के साथ ऐसा बर्ताव? इसके साथ ही एक और बेहद सख्त नियम जुड़ा है। हर इन्फ्यूजन के समय एक रजिस्टर्ड केयरगिवर, यानी परिवार का वो सदस्य जिसका नाम रजिस्टर में है, उसका अस्पताल में शारीरिक रूप से मौजूद होना अनिवार्य है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि उस केयर गिवर को अपने काम से, अपनी नौकरी से लंबी छुट्टियां लेनी पड़ेंगी। एक तरफ तो परिवार 15 लाख का कर्ज चुकाने की जद्दोजहद में है, और दूसरी तरफ सिस्टम उन्हें काम पर भी नहीं जाने दे रहा है। रोजगार का भी नुकसान। ये तो दो तरफा मार है। बिल्कुल, इसी को प्रशासनिक घर्षण या एडमिनिस्ट्रेटिव फिक्शन कहते हैं। हर डोज के साथ परिवार को यह साबित करना पड़ता है कि वे इस दवा के लायक हैं। जब कोई इंसान मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुका हो, तब उससे इस तरह की कागजी लड़ाई लड़वाना बहुत क्रूर है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि ये दर्द सिर्फ एक एक्सेस प्रोग्राम तक सीमित नहीं है। अगर हम इस पूरे परिदृश्य को देखें
तो ऐसा महसूस होता है कि पूरा मेडिकल और रेगुलेटरी सिस्टम ही इस तरह से डिजाइन किया गया है जो इस जीवन रक्षक दवा तक पहुंच को जानबूझकर मुश्किल बना रहा है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये समस्या एक श्रृंखला की तरह है जो एक के बाद एक जुड़ती जाती है। इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में उन ढांचागत बाधाओं को बहुत गहराई से समझाया गया है। ये सिर्फ एक प्रोग्राम की विफलता नहीं है, ये पूरे सिस्टम के कई स्तरों पर फेल होने की कहानी है। तो आइए इस श्रृंखला की कड़ियों को एक एक करके सुलझाते हैं। सबसे पहली शुरुआत कहाँ से होती है? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या तो ये जानने की ही है कि ऐसी कोई दवा मौजूद भी है। एकदम सही। पहली कड़ी है इंफॉर्मेशन गैप, मतलब मरीजों को इस नई और जीवन रक्षक दवा के बारे में केवल उनके ऑन्कोलॉजिस्ट के माध्यम से पता चलता है। भारत में चिकित्सा जानकारी का कोई ऐसा पारदर्शी और खुला स्रोत नहीं है जहां मरीज खुद जाकर पढ़ सकें कि उनके कैंसर के लिए दुनिया में कौन सी नई दवाएं आई हैं। लेकिन अगर डॉक्टर बता रहा है तो इसमें बुराई क्या है? डॉक्टर पर तो हम भरोसा करते ही हैं। बुराई तब शुरू होती है जब जानकारी पर एकाधिकार हो जाता है। जब मरीज के पास जानकारी का अभाव होता है और वो हताश होता है तो बिचौलियों को फायदा उठाने का पूरा मौका मिल जाता है। परिवार किसी भी कीमत पर अपने प्रियजन को बचाना चाहता है। मैं समझ रही हूँ। तो यहीं से ब्लैक मार्केट का जन्म होता है। बिल्कुल। जब कोई परिवार 3 लाख रुपए का वायल नहीं खरीद सकता और अस्पताल के बाहर खड़ा कोई बिचौलिया या एजेंट उन्हें वही दवा 1.5 लाख रुपए में देने का दावा करता है तो डूबते को तिनके का सहारा नजर आता है। हाँ, वो तो है। लोग अक्सर उस जाल में फंस जाते हैं, ये जाने बिना कि वो दवा नकली है या उसे सही तापमान पर स्टोर नहीं किया गया था, जिससे वो पानी के समान बेअसर हो चुकी है। ये तो एक तरह का मर्डर हुआ। और इसी ब्लैक मार्केट को रोकने के लिए फार्मा कंपनियां और सरकार नियम सख्त करते हैं, है ना? जी, यहीं से दूसरी कड़ी जुड़ती है। इन नकली दवाओं ब्लैक मार्केट के डर से इस दवा को लिखने का अधिकार बहुत ही सीमित कर दिया गया है। इसे स्पेशलिस्ट रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। केवल गिने चुने रजिस्टर्ड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट या हेमाटोलॉजिस्ट ही इसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन कैंसर का इलाज तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी करते हैं, तो क्या वो ये दवा नहीं लिख सकते? उन्हें इसकी सख्त मनाही है। अब आप इस नियम का जमीनी असर देखिए। भारत के ग्रामीण इलाकों में या टियर 2 और टियर 3 शहरों में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की संख्या उंगलियों पर गिनने लायक है। ज्यादातर विशेषज्ञ केवल मेट्रो शहरों के बड़े अस्पतालों में ही बैठते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि नियम बनाने वालों ने शहरों में बैठकर नीति बना दी, लेकिन ग्रामीण भारत को पूरी तरह भूल गए। अगर कोई मरीज किसी छोटे शहर में है तो उसके लिए ये दवा पाना कानूनी तौर पर ही असंभव हो गया। हाँ, उसे इलाज के लिए दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों की तरफ भागना होगा। यात्रा का खर्च, रहने का खर्च, ये तो एक अलग ही आर्थिक बोझ है। और मान लीजिए कि कोई मरीज शहर पहुंच भी गया, पैसे का इंतजाम भी कर लिया, फिर क्या? फिर आती है तीसरी कड़ी, अप्रूवल लैग। ये सिस्टम के काम करने की गति से जुड़ी समस्या है। जब अमेरिका का FDA किसी नई जीवन रक्षक दवा को मंजूरी देता है तो उसे भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल से अप्रूवल मिलने में कई सालों का समय लग जाता है। कई सालों का? लेकिन कैंसर तो सालों का इंतजार नहीं करता, वो तो हर दिन बढ़ता है। तो इस बीच भारत के मरीज क्या करते हैं? वे इंतजार करते हैं या फिर वे कंपैशनेट यूज जैसे जटिल कानूनी रास्तों का सहारा लेते हैं जो आम इंसान की समझ से बिल्कुल बाहर है। उनके पास लेटेस्ट इलाजों से फायदा उठाने का कोई सीधा कानूनी रास्ता नहीं होता। सिस्टम की ये सुस्ती कई बार जानलेवा साबित होती है। और यहाँ से ये विषय सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि चलिए एक पल के लिए हम ये मान लेते हैं कि किसी सुपर ह्यूमन मरीज ने इन सारी बाधाओं को पार कर लिया। उसने 15 लाख जुटा लिए, सारे कागज सही सही भर दिए, शहर भी पहुंच गया और दवा भी अप्रूव्ड है। अब तो उसे इंश्योरेंस का पैसा मिल जाना चाहिए जिसके लिए वो सालों से प्रीमियम भर रहा था। यहाँ आकर आखिरी दरवाजा भी मुंह पे बंद हो जाता है, इंश्योरेंस की कमी। सबसे पहली बात तो यह है कि भारत में केवल 20% आबादी के पास ही किसी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस है। और जो बाकी 80% है वे तो शुरुआत से ही इस रेस से बाहर हैं। बिल्कुल। और जो 20% लकी लोग हैं जिनके पास अच्छा खासा इंश्योरेंस है, जब वे इस दवा के लिए क्लेम करते हैं तो बीमा कंपनियां अक्सर इसे रिजेक्ट कर देती हैं। रिजेक्ट कर देती हैं? किस आधार पर? उनका तर्क होता है कि आधुनिक इम्यूनोथेरेपी प्रायोगिक यानी एक्सपेरिमेंटल है या फिर उनकी पॉलिसी के कवरेज से बाहर है। ये तो सीधा सीधा धोखा है। जिस सुरक्षा कवच के भरोसे इंसान अपनी जिंदगी भर की कमाई बचाता है ये सोचकर कि बुरे वक्त में ये काम आएगा, वही जरूरत के वक्त गायब हो जाता है। जब आप इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना,
जानकारी का अभाव, विशेषज्ञों की कमी, अप्रूवल में सालों की देरी, इंश्योरेंस कंपनियों का मुकर जाना और ऊपर से फार्मा कंपनी के 15 लाख के कड़े नियम, तो ये एक ऐसा अभेद्य चक्रव्यूह बन जाता है जिसे भेद पाना किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं है। इन सारी बातों को गहराई से समझने के बाद अंदर से एक अजीब सी बेबसी और गुस्सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हर कोई एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहा है और बीच में पिस रहा है वो मरीज जिसकी सांसें कम हो रही हैं। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? इस पूरी जटिल व्यवस्था का अंतिम नतीजा जमीन पर कैसा दिखता है? इसके लिए हमें उन चौंकाने वाले आंकड़ों पर बात करनी होगी जो इस त्रासदी को पूरी तरह स्पष्ट करते हैं। जब हम इन आंकड़ों को देखते हैं तब पता चलता है कि मेडिकल साइंस की उम्मीद और जमीनी हकीकत के बीच का फासला कितना भयानक है। इस रिपोर्ट में दिल्ली के एम्स अस्पताल के डेटा का बहुत प्रमुखता से जिक्र किया गया है। भारत का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित सरकारी अस्पताल, वहां की स्थिति क्या है? एम्स के आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में लगभग 60,000 ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर के मरीज ऐसे हैं जो इस कीट्रूडा दवा से सीधा फायदा उठा सकते हैं। उनके लिए ये केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक प्रमाणित जीवन रक्षक साबित हो सकती है। 60,000 मरीज, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। 60,000 परिवारों की उम्मीदें। लेकिन हमारी इस पूरी चर्चा के बाद मुझे डर लग रहा है ये पूछने में कि इनमें से कितने वास्तव में इस दवा तक पहुंच पाते हैं। आपका डर जायज है क्योंकि ये आंकड़ा सबसे ज्यादा विचलित करने वाला है। इन 60,000 योग्य मरीजों में से केवल 5% ही असल में इस दवा तक पहुंच पाते हैं। 1 मिनट, सिर्फ 5%? इसका मतलब है कि 95% मरीज, वो 57,000 लोग जिन्हें इस दवा से नई जिंदगी मिल सकती थी, वो सिर्फ इसलिए पीछे छूट जाते हैं क्योंकि वे सिस्टम के इस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाए। हाँ, वो पीछे छूट जाते हैं और कैंसर अपना काम कर देता है। विज्ञान की तरक्की सिर्फ कुछ गिने चुने आर्थिक और लॉजिस्टिक रूप से सक्षम लोगों तक ही सिमट कर रह गई है। ये तो एम्स की बात हुई। क्या रिपोर्ट में किसी और रिसर्च का भी हवाला है जो इस बात की पुष्टि करता हो? टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि कैंसर रिसर्च का एक और बड़ा केंद्र है, उनकी एक स्टडी की तस्वीर तो और भी ज्यादा डरावनी है। अच्छा? उनके अध्ययन के अनुसार जिन मरीजों को इम्यूनोथेरेपी की सख्त जरूरत थी और जिनके लिए यह प्रिस्क्राइब की गई थी, उनमें से सिर्फ 1.61% मरीजों को ही ये असल में मिल पाई। 1.61%? ये तो ना के बराबर है। 100 में से 2 लोगों को भी नहीं। भारी विफलता का मुख्य कारण कोई मेडिकल समस्या नहीं थी। इसका एकमात्र कारण वित्तीय बाधाएं और पहुंच की कमी थी। लोग इलाज चाहते हैं, डॉक्टर इलाज करना चाहते हैं, दवा फार्मेसी में रखी है, लेकिन पैसा और कागजी नियम एक ऐसी दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं जिसे पार करना असंभव हो जाता है। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटने की कोशिश करें तो आज हमने जो भी बात की वो सिर्फ एक कीट्रूडा नाम की दवा के बारे में नहीं है। ये हमारे पूरे हेल्थ केयर और मेडिकल सिस्टम के ढांचे पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। हाँ, इस पूरी स्थिति की सबसे भयानक विडंबना ये है कि जिस पेशेंट एक्सेस प्रोग्राम को इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि दवा सुलभ हो सके, आज वही प्रोग्राम एक सेकेंडरी गेटकीपर बन गया है। बजाय इसके कि वो मरीजों के लिए दरवाजे खोले, वो उन्हें बाहर रोकने का काम कर रहा है। बिल्कुल। उच्च अग्रिम पूंजी यानी 15 लाख रुपए का जुगाड़ और अत्यधिक प्रशासनिक घर्षण, वो फॉर्म्स, स्टैम्प्स, डिलीवरी एजेंट्स और केयरगिवर के नियम, ये सब मिलकर एक ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट बनाते हैं जो कैंसर से जूझ रहे इंसान के शरीर से पहले उसके और उसके परिवार के हौसले को तोड़ देता है। सही कह रही हैं। जब कोई व्यवस्था इतनी कठोर और यांत्रिक हो जाए कि उसमें से बुनियादी मानवीय सहानुभूति ही गायब हो जाए, तो लैब में होने वाले विज्ञान के चमत्कारों का समाज के लिए कोई अर्थ नहीं रह जाता। दवा का आविष्कार होना ही काफी नहीं है, उसका मरीज की नसों तक पहुंचना असली कामयाबी है। और यहीं पर एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है जिस पे हम सबको सोचना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि मेडिकल साइंस लैब के अंदर चमत्कार कर रहा है। हमने कीमोथेरेपी से आगे बढ़कर इम्यूनोथेरेपी और स्नाइपर जैसी तकनीकें विकसित कर ली हैं। लेकिन अगर हम भविष्य की ओर देखें तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि इलाज की तकनीक से ज़्यादा उन्नत हमारे वो नियम, फॉर्म और प्रशासनिक बाधाएं बन जाएं जो उस चमत्कार को इंसान तक पहुंचने ही न दें? आइए कल्पना करते हैं कि कल को शायद कैंसर का 100% सटीक इलाज मिल जाए, लेकिन
क्या आने वाले समय में जीवन बचाने की असली चुनौती किसी वायरस या कैंसर के सेल से लड़ना नहीं, बल्कि इस फाइलिंग, स्टैम्प्स और कागजी सिस्टम के चक्रव्यूह से लड़ना होगा, जहां डायग्नोसिस एकदम साफ है, जीवन बचाने वाली दवा आपके सामने शीशे के उस पार रखी है, लेकिन बीच में खड़े नियमों और लाल फीताशाही के पहाड़ ने उस उम्मीद को ही धुंधला कर दिया है। आज की हमारी इस गहन चर्चा में बस इतना ही, सोचिएगा जरूर।